सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है G77 यानी कि ग्रुप 77। कैसे बना G77, किन देशों ने उसको बनाया, क्या कंडीशंस थी, इन सब बातों को डिटेल में समझेंगे। पहले G77 नहीं बताऊंगा, पहले यह बताऊंगा कि G77 क्यों बना, क्या कंडीशंस थी उस समय, क्या चीजें थी जिन्होंने G77 को बनाने के लिए देशों को मजबूर किया। तो आइए इसको समझते हैं। बात शुरू होती है उस समय से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही थी, एंड हो रही थी। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत ही बड़ा भाग ऐसा था जो यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अधीन था। भाई, यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन है ना। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो कि अभी भी यूरोपीय देशों के गुलाम थे। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश क्या हो रहे थे? स्वतंत्र हो रहे थे, स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। लेकिन ये सभी देश गरीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। इनके यहां पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनकी इकोनॉमीज यानी कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज यानी कि सोसाइटी लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। कोई सिस्टम ही नहीं था, परेशान थे वो देश। अब हम जानते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक नाम के 2 संस्थाएं बनाई गई थी ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। भाई, इंडस्ट्रियल कंट्रीज की जो नीड्स थी उन्हीं को तो फुलफिल कर रहे थे ये संस्थान जो बनाए गए थे, ये भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे, दक्ष नहीं थे, वो समर्थ नहीं थे इस समस्या से निपटने में। लेकिन जिस प्रकार से यूरोप और जापान ने अपनी इकोनॉमीज को रीबिल्ड किया, उनका पुनर्गठन किया अपनी अर्थव्यवस्थाओं का, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूरोप की कंट्रीज और जापान अपनी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा रीबिल्ड कर रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंसी जो है IMF और वर्ल्ड बैंक पर वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे। इसी कारण 1950s के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान डेवलपिंग कंट्रीज पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। अब दुनिया के जो लेस डेवलप्ड रीजन्स हैं वो कॉलोनीज के रूप में वेस्टर्न एम्पायर्स यानी कि पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। लेकिन आयरॉनिकली यानी कि विडंबना यह थी कि ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज यानी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। मतलब ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ये जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं अपने देश में, पॉपुलेशन की, पॉवर्टी की, इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए उनको मदद लेनी है किनकी? कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज की जो कि डोमिनेट हो रही हैं फॉर्मर कॉलोनियल पावर से। मतलब अमीर अमीर देशों का ही इन संस्थाओं पर नियंत्रण है, कंट्रोल है। Even after many years of decolonization, the former colonial powers still controlled vital resources such as minerals and land in many of their former colonies. ये जितने भी अमीर अमीर देश हुआ करते थे उस समय, ये इंडिपेंडेंस तो दे दिए, लेकिन अभी भी जो इनकी कॉलोनीज हैं उनके मिनरल्स को, उनके लैंड को ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं और अपने हिसाब से उनका यूज करते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए, लार्ज कॉरपोरेशंस ऑफ अदर पावरफुल कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल द US, ऑल्सो ऑफन मैनेज टू सिक्योर राइट्स टू एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी चीपली। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की
बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि लार्ज कॉरपोरेशंस भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हुआ करती थी उनके नेचुरल रिसोर्सेस का बहुत ही कम कीमत पर इस्तेमाल करती थी, दोहन करती थी, एक्सप्लॉइट करने लग जाती थी उनके रिसोर्सेस को। एट द सेम टाइम most developing countries did not benefit from the fast growth the western economies experienced in the 1950s and 1960s। मतलब कि 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। किनको? विकासशील देशों को, जो कि इस उम्मीद में बैठे थे कि भाई उनको फायदा हो रहा है तो उसका फायदा हमको भी मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने इस भेदभाव को देखा कि भाई उनकी तिजोरी तो भर रही है लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं आ रहा है, हम वैसे की वैसे गरीब बने हुए हैं, हमारे यहाँ वैसे की वैसी भुखमरी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम रोजगार लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, तो उससे उन लोगों ने ये सोचा कि हम क्या करें, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम कुछ प्रयास करते हैं। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको NIEO भी कहते हैं, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई और समूह 77 G77 ग्रुप ऑफ 77 के रूप में संगठित हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए, आपस में इकट्ठा होना चालू कर दिया। अब यहां पर आप सोचेंगे कि NIEO से क्या मतलब है, तो NIEO का मतलब आपको लिखा हुआ है। इससे क्या उम्मीदें थी, क्या सोचते थे कंट्रीज? NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके। उनको अपने नेचुरल रिसोर्सेस पर कंट्रोल चाहिए था कि भाई हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेस का अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, ना कि उन डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से इस्तेमाल करें जिन्होंने हमको पहले अपना गुलाम बनाया हुआ था। भाई हमको हमारा कंट्रोल दो ना हमारे नेचुरल रिसोर्सेस पर, हम जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें, हमारे देश में आता है, आप क्यों अपनी हुकूमत हमारे यहां करके दिखा रहे हो भाई? दूसरी बात है मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस। अब उनको विकास के लिए अधिक सहायता मिले। भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करें, वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगा सके, उनकी हेल्प करिए आप जा करके, उनको भी तो डेवलपमेंट का मौका मिले ना। भाई आप तो डेवलप हो रहे हो तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी तो नए अवसर मिले। तीसरा बात है फेयरर प्राइजेस फॉर रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल के सही दाम मिले। होता क्या था कि ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी, ये छोटी छोटी कंट्रीज में जो इनकी कॉलोनीज थी वहां पर जाकर के उनसे रॉ मटेरियल ले लेते थे और अपनी फैक्ट्री में खूब सारा प्रोडक्शन करते थे। जो रॉ मटेरियल उनसे लिया जाता था वो बहुत ही कम दाम पर लिया जाता था और जो फिनिश प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे वो बहुत महंगे बेचे जाते थे। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी कमजोर कंट्री से कॉटन ले लिया, रॉ कॉटन ले लिया, और फिर हमने अपने यहाँ अपनी फैक्ट्रीज में उससे प्रोडक्शन किया, उससे कपड़ा बनाया, और कपड़ा तो हम हजारों हजार का बेच रहे हैं लेकिन रॉ मटेरियल तो हमने 100-200 में ही ले लिया। तो इससे क्या हो गया, इससे एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया कि भाई उनसे तो कम पैसे पे लिया लेकिन अपने यहाँ खूब फायदा कमा लिया, और वो बेचारे गरीब के गरीब रह गए, उनको पैसा ही नहीं मिल रहा। तो ये जो कंट्रीज हैं ये डिमांड कर रही हैं कि हमको हमारे कच्चे माल के सही दाम मिले। और फोर्थ है एंड बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट्स। वो ये कहते हैं कि हमको अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच भी मिले, बेहतर रीच मिले हमको। भाई आप अपना मार्केट हमारे लिए खोलिए, हम भी आए आपके यहाँ सामान बेचें, हो सकता है हम आपसे अच्छा सामान बनाते हो और आपकी कंट्री में बिके। तो इस तरह की डिमांड्स चाहती हैं वो कंट्रीज जो कि G77 की मेंबर्स हैं। ये G77 डेवलपिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन था, तो ये उनकी कुछ डिमांड्स थी और यही है आपका G77। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एक सैंपल के लिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके NCERT एक्सरसाइज का ही है। एक्सप्लेन व्हाट इज रिफर्ड टू एज द G77 कंट्रीज, इन व्हाट वेज कैन G77 be seen as a reaction to the activities of the Bretton Woods twins। इसमें पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और हमने आपको सारी की सारी बातें G77 के बारे में बता दी हैं। उम्मीद करता हूं
कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हमेशा भगवान जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।